नमस्कार। आज हम सीधे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। मामला है अशोक दुलीचंद बनाम माधवलाल दुबे, साल 1975 का। हाँ, 1975 का। ये मध्य प्रदेश के 1972 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है और इसमें चुनावी कदाचार मतलब करप्ट प्रैक्टिस और सबूतों से जुड़े कुछ काफी दिलचस्प कानूनी सवाल उठे थे। बिल्कुल। ये मामला दिखाता है कि चुनावी मैदान में आरोप लगाना एक बात है और उन्हें कानून की कसौटी पे साबित करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, खासकर जब किसी उम्मीदवार के चरित्र पर इतने गंभीर सवाल उठाए गए हों। हाँ, और देखिए, हमारे पास इस चर्चा का आधार खुद सुप्रीम कोर्ट का वो विस्तृत फैसला है। जी, वही हमारा सोर्स है। तो हमारा मकसद है इस फैसले के जरिए ये समझना कि चुनाव में झूठे बयानों से जुड़े आरोपों पर कानून कैसे काम करता है और सबसे जरूरी सबूत पेश करने के नियम क्या हैं, खासकर तब जब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट न होकर सिर्फ एक फोटोकॉपी हो। हाँ, ये फोटोकॉपी वाला पेंच बड़ा अहम था इसमें। चलिए देखते हैं इस मामले में क्या क्या परतें खुलती हैं। तो कहानी शुरू होती है मार्च 1972 मध्य प्रदेश का पंधुरना विधानसभा क्षेत्र। चुनाव का माहौल गर्म था, जाहिर है। मुख्य टक्कर थी माधवलाल दुबे और डॉक्टर रतनचंद मंगलचंद संघवी के बीच। दुबे जी चुनाव जीत गए। हाँ, वो विजयी उम्मीदवार थे। लेकिन उनकी जीत को चुनौती दी अशोक दुलीचंद ने, जो उसी इलाके के एक वोटर थे। अच्छा, यानी किसी हारे हुए उम्मीदवार ने नहीं बल्कि एक वोटर ने चुनौती दी। हाँ, और चुनौती का आधार था एक पर्चा। याचिकाकर्ता यानी अशोक दुलीचंद का आरोप था कि जीतने वाले उम्मीदवार माधवलाल दुबे या उनके किसी एजेंट ने दुबे की सहमति से चुनाव प्रचार के दौरान एक क्या कहते हैं आपत्तिजनक पर्चा बंटवाया था। ये पर्चे वाला मामला तो चुनावों में आम है, लेकिन यहाँ क्या खास था? पर्चे का शीर्षक था सवाल जनता के, और मजे की बात यह कि इसे पंधुरना मतदार संघ नाम के एक संगठन के नाम से छापा गया था, जिसके वजूद पर ही याचिकाकर्ता ने सवाल उठा दिया था। मतलब एक तरह से गुमनाम ही था। बिल्कुल। पर्चे पर ना तो प्रिंटिंग प्रेस का नाम था, न ही प्रकाशक था, एकदम गुमनाम। और याचिकाकर्ता का सीधा आरोप था कि इसका कच्चा चिट्ठा यानी मैन्युस्क्रिप्ट वो खुद माधवलाल दुबे ने तैयार किया था। अच्छा, सीधा आरोप उन्हीं पर। गुमनाम पर्चे चुनावी माहौल में अक्सर गर्मी तो पैदा करते हैं, लेकिन यहाँ मामला सिर्फ गुमनाम होने का नहीं था, शायद उसमें लिखी बातों का था। सही कहा। याचिका के मुताबिक इस पर्चे, जिसे कोर्ट रिकॉर्ड में एग्जिबिट P4 कहा गया, उसमें डॉक्टर संघवी के निजी जीवन और चरित्र पर बेहद गंभीर और कीचड़ उछालने वाले आरोप थे। जैसे कि कहा गया कि वो अच्छे चरित्र के नहीं हैं। एक आरोप यह भी था कि जब वो सरकारी डॉक्टर थे तब उन्होंने एक नर्स का कथित तौर पर बलात्कार किया था। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही संगीन आरोप है। हाँ, और सुनिए, फिर किसी और महिला से अवैध संबंध की बात कही गई, और ये भी कि इन्हीं हरकतों की वजह से उनकी पत्नी मानसिक संतुलन खो बैठी। कुछ और अनैतिक कामों में लिप्त होने का भी जिक्र था। वाह, ये तो मतलब सीधा सीधा चरित्र हनन के आरोप हैं। चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जाया जा सकता है, ये उसका एक उदाहरण लगता है। बिल्कुल। और याचिकाकर्ता का यही कहना था कि ये सारे बयान सरासर झूठे थे। अच्छा। उन्हें ये भी पता था कि माधवलाल दुबे जानते थे कि ये झूठे हैं, या कम से कम उन्हें इनके सच होने पर यकीन नहीं था, और इन्हें सिर्फ इसलिए फैलाया गया ताकि डॉक्टर संघवी की छवि खराब हो और उनकी चुनाव जीतने की संभावनाओं को धक्का लगे। यहीं पर देखिए, चुनावी कानून की एक महत्वपूर्ण धारा काम आती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 भाग 4। हाँ, 123 भाग 4। ये धारा ठीक इसी तरह की स्थिति से निपटती है, यानी चुनाव के दौरान झूठे व्यक्तिगत आरोप लगाकर विरोधी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाना। तो ये धारा कहती क्या है, अगर सरल शब्दों में समझें? देखिए, ये धारा कहती है कि अगर कोई उम्मीदवार या उसका एजेंट या फिर उम्मीदवार की सहमति से कोई और व्यक्ति किसी दूसरे उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के बारे में कोई ऐसा बयान प्रकाशित करता है जो तथ्यात्मक हो। तथ्यात्मक यानी फैक्ट की तरह पेश किया गया हो, सिर्फ राय न हो। बिल्कुल, सिर्फ ओपिनियन नहीं, फैक्ट की तरह। तो ये चुनावी कदाचार माना जाएगा, लेकिन इसमें 3 शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। अच्छा, वो 3 शर्तें क्या हैं? ये जरूरी है। पहली और सबसे अहम शर्त, वो बयान झूठा होना चाहिए। फॉल्सिटी इज की। झूठा होना चाहिए। ठीक है। दूसरी शर्त, बयान प्रकाशित करने वाले को पता होना चाहिए कि वो झूठा है, या फिर उसे उसके सच होने पर विश्वास नहीं होना चाहिए।
मतलब नॉलेज और बिलीफ अबाउट फॉल्सिटी। और तीसरी शर्त? वो बयान ऐसा होना चाहिए जिससे यथोचित रूप से ये अंदाजा लगाया जा सके कि उसका मकसद विरोधी उम्मीदवार की चुनावी संभावनाओं पर बुरा असर डालना था। कैलकुलेटेड टू प्रेजुडाइज द प्रोस्पेक्ट्स, मतलब सिर्फ आरोप लगा देना काफी नहीं है, उसको झूठा साबित करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, यही इस धारा का क्रक्स है, मतलब सार है। बयान का झूठा होना एक अनिवार्य शर्त है। अगर बयान सच है, चाहे कितना भी अप्रिय क्यों न हो, तो वो इस धारा के तहत कदाचार नहीं माना जाएगा। अच्छा। और अगर बयान झूठा है भी, तो उसे साबित करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, वो याचिकाकर्ता पर होता है। ठीक है, तो कानूनी ढांचा स्पष्ट है। अब आते हैं सबूतों पर, क्योंकि मुझे लग रहा है यहीं पर यह मामला फंसता हुआ नजर आता है। हाँ, यहीं पर असली पेंच था। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके पास सबूत है कि पर्चे का मैन्युस्क्रिप्ट दुबे जी ने लिखा था, और सबूत के तौर पर उन्होंने क्या पेश किया? मूल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं, बल्कि उसकी एक फोटोस्टेट कॉपी। हाँ, और यहीं से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट के नियम खेल में आ जाते हैं। हाई कोर्ट ने इस फोटोस्टेट कॉपी को सबूत के तौर पर स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? आजकल तो हम हर चीज की फोटोकॉपी इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट ने इसे क्यों नहीं माना? ये थोड़ा समझना मुश्किल है। देखिए, कानून हमेशा मूल दस्तावेज, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्राथमिकता देता है। फोटोकॉपी या कोई और नकल द्वितीयक साक्ष्य यानी सेकेंडरी एविडेंस मानी जाती है। सेकेंडरी एविडेंस, ठीक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ये बताती है कि आप द्वितीयक साक्ष्य कब पेश कर सकते हैं, और धारा 65A खासतौर पर तब लागू होती है जब आप ये दावा करते हैं कि मूल दस्तावेज विरोधी पक्ष के कब्जे में है। अच्छा, तो क्या शर्तें हैं द्वितीयक साक्ष्य पेश करने की इस स्थिति में? मुख्य शर्त ये है कि आपको पहले ये साबित करना होगा कि मूल दस्तावेज वास्तव में उस व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में है जिसके खिलाफ आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ मतलब माधवलाल दुबे। ठीक है, पहले ये साबित करो। फिर आपको कानून के तहत यानी साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 के तहत उसे एक नोटिस देना होगा कि वो मूल दस्तावेज अदालत में पेश करे। नोटिस देना होगा। मजबूत आधार बनाना पड़ता है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने कोशिश तो की, उन्होंने अदालत में अर्जियां दी कि दुबे जी को मूल मैन्युस्क्रिप्ट पेश करने का आदेश दिया जाए। एक हलफनामा यानी एफिडेविट भी दायर किया। हाँ, हलफनामा दिया। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ ये हुई कि उस हलफनामे में कहीं भी साफ तौर पर ये नहीं कहा गया था कि मूल दस्तावेज वास्तव में दुबे जी के कब्जे में था, बस एक तरह का शक जाहिर किया गया था। अच्छा, सिर्फ शक, पक्का नहीं। हाँ, रिकॉर्ड पर और कोई ऐसा ठोस सबूत भी नहीं था जिससे ये लगे कि मूल प्रति दुबे जी के पास ही है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ये भी नहीं बता पाए कि ये फोटोस्टेट कॉपी कब, कहाँ और किन परिस्थितियों में बनी थी। ओ, ये भी बताना पड़ता है। हाँ, मतलब जब फोटो ली गई तब मूल किसके पास था, किसने फोटो ली, ये सब जानकारी कॉपी की प्रामाणिकता, उसकी जेन्युइनिटी के लिए जरूरी होती है। वो सब गायब था। और दुबे जी का क्या कहना था इस पर? माधवलाल दुबे ने अपने हलफनामे में साफ इनकार कर दिया कि उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज है या उनका इससे कोई लेना देना है। उन्होंने मना कर दिया। बिल्कुल। और तो और हाईकोर्ट ने जब उस फोटोस्टेट कॉपी को देखा तो कोर्ट को वो कॉपी खुद भी थोड़ी संदिग्ध लगी। कोर्ट ने कहा कि ये संदेह से परे नहीं है, नॉट फ्री फ्रॉम सस्पिशन। तो कुल मिलाकर फोटोकॉपी पेश करने की जो कानूनी शर्तें थी वो पूरी नहीं हुई। सही समझे। हाईकोर्ट ने यही निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता द्वितीयक साक्ष्य पेश करने के लिए जरूरी कानूनी आधार, वो फाउंडेशन स्थापित करने में नाकाम रहे। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस निष्कर्ष पर अपनी मोहर लगा दी। मतलब वो फोटोस्टेट कॉपी सबूत के तौर पर इस्तेमाल ही नहीं हो सकती थी। ये तो याचिकाकर्ता के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। केस का एक अहम हिस्सा ही चला गया। हाँ, बहुत बड़ा झटका। लेकिन चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, मान लीजिए अगर कोर्ट वो फोटोस्टेट कॉपी मान भी लेती किसी तरह, तो क्या केस बन जाता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी शायद नहीं है। क्यों? क्योंकि एक और बहुत बड़ी दीवार थी जिसे याचिकाकर्ता पार नहीं कर पाए। अच्छा, वो क्या थी? वो थी आरोपों का झूठापन साबित करने की जरूरत। याद है हमने धारा 123(4) की बात की थी? हाँ, बिल्कुल। उसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या थी? कि बयान झूठा होना चाहिए, फॉल्सिटी। बिल्कुल।
अदालत ने पाया कि पूरे रिकॉर्ड पर दूर दूर तक ऐसा कोई सबूत पेश ही नहीं किया गया जिससे ये साबित हो कि पर्चे एग्जिबिट P4 में डॉक्टर संघवी के बारे में लिखी गई बातें झूठी थी। क्या मतलब इतने गंभीर आरोप लगाए गए, बलात्कार, अवैध संबंध, और उन्हें झूठा साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बिल्कुल अजीब लगता है, और अदालत ने भी इस पर गौर किया। सबसे बड़ी चूक क्या थी पता है? क्या? डॉक्टर संघवी, जिनके चरित्र पर ये सारे हमले हुए थे, उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया ही नहीं गया। अरे ये कैसे हो सकता है? हाँ, उनकी गवाही सबसे अहम हो सकती थी ये बताने के लिए कि पर्चे में लिखी बातें गलत हैं, झूठी हैं, पर उन्हें पेश ही नहीं किया गया। हाँ, ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। जिसके बारे में पर्चा था वही गवाही देने नहीं आया। अजीब है। इतना ही नहीं, डॉक्टर संघवी के चरित्र या आचरण को जानने वाले किसी और व्यक्ति को भी गवाह के तौर पर पेश नहीं किया गया। कोई ऐसा गवाह नहीं लाया गया जो अदालत में आकर कह सके कि हाँ, मैं डॉक्टर संघवी को जानता हूं और पर्चे में लिखी बातें उनके चरित्र के बिल्कुल विपरीत और सरासर झूठी हैं। तो मतलब सबूतों के इतने बड़े अभाव में आरोपों का झूठापन तो साबित ही नहीं हो पाया। बिल्कुल शून्य सबूत था इस बिंदु पर। और जैसा हमने पहले समझा, धारा 123(4) के तहत ये अनिवार्य है, जब तक बयान झूठा साबित ना हो तब तक ये मायने नहीं रखता कि उसे किसने छापा, क्यों छापा, या उसे छापते वक्त उनकी नीयत क्या थी। झूठापन साबित करना पहली सीढ़ी है। इस मामले में याचिकाकर्ता वो पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ पाए। वैसे बचाव पक्ष यानी माधवलाल दुबे का इस पर्चे के बारे में क्या कहना था? क्या उन्होंने माना था कि पर्चा बटा था? उन्होंने आरोपों से तो साफ इनकार किया ही था। हाँ, वो तो किया ही होगा। साथ में ये भी कहा कि उन्हें तो चुनाव के कई हफ्ते बाद इस पर्चे का पता चला। उन्होंने एक शक ये भी जाहिर किया कि हो सकता है ये पर्चा खुद डॉक्टर संघवी के किसी हिमायती ने छपवाया हो, ताकि बाद में चुनाव याचिका दायर करने का बहाना मिल सके, एक काउंटर एलिगेशन जैसा। अच्छा, ये भी एक एंगल दिया उन्होंने। हाँ, हालांकि कोर्ट को इस बचाव पर कोई फैसला देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि याचिकाकर्ता अपना केस ही साबित नहीं कर पाए थे, तो बचाव की बात तो बाद में आती है। समझ गया। तो सबूतों के दो मुख्य मोर्चों पर याचिकाकर्ता पूरी तरह विफल रहे। ना तो वो फोटोस्टैट कॉपी को कानूनी तौर पर स्वीकार्य बना पाए, सही, और न ही वो पर्चे की बातों को झूठा साबित कर पाए। एकदम सही। और इन्हीं दो बड़ी वजह से हाई कोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज कर दी थी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया अपील में। हाँ, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और अपील खारिज कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हीं कारणों को माना? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हीं दो मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया। पहला, फोटोस्टैट कॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश करने के लिए जरूरी कानूनी आधार की कमी, मतलब एविडेंस एक्ट की धारा 65 की शर्तें पूरी नहीं हुई। ठीक है। और दूसरा, जो शायद ज्यादा निर्णायक था, पर्चे में दिए गए बयानों के झूठे होने के सबूत का पूरी तरह से अभाव, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 123(4) के तहत अनिवार्य है। तो इस पूरे मामले से आज के संदर्भ में भी अगर देखें तो हम क्या मुख्य बातें सीख सकते हैं? की टेकअवेज क्या हैं? मुझे लगता है 3 मुख्य सबक हैं। पहला, ये मामला साफ दिखाता है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) के तहत झूठे बयानों के आधार पर चुनावी कदाचार साबित करना कितना मुश्किल है। हाँ, ये तो दिख रहा है। खासकर बयान की असत्यता या फॉल्सिटी को साबित करने का बोझ याचिकाकर्ता पर होता है, और ये बहुत भारी बोझ है। सिर्फ शक या अंदाजे काफी नहीं है, आपको ठोस सबूत चाहिए। ठीक है, पहला सबक झूठापन साबित करना अनिवार्य और मुश्किल है। और दूसरा सबक साक्ष्य कानून से जुड़ा है, खासकर सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। ये केस याद दिलाता है कि फोटोकॉपी जैसी चीजें सबूत के तौर पर अपने आप स्वीकार नहीं हो जाती। हाँ, ये आम धारणा गलत है। बिल्कुल। आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जो निर्धारित प्रक्रिया और शर्तें हैं, उनका पालन करना होता है। आपको ये साबित करना पड़ता है कि मूल दस्तावेज क्यों उपलब्ध नहीं है, और जो कॉपी आप पेश कर रहे हैं वो भरोसेमंद क्यों है। वो उचित कानूनी आधार, प्रॉपर फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है। यानी सिर्फ फोटोकॉपी ले आना काफी नहीं है, उसकी पूरी कहानी बतानी होगी और कानूनी शर्तें पूरी करनी होंगी। ठीक है। और तीसरा सबक है प्रत्यक्ष साक्ष्य, मतलब डायरेक्ट एविडेंस का महत्व। इस मामले में डॉक्टर संघवी का खुद गवाही न देना एक बहुत बड़ी कमी मानी गई। हाँ, वो तो हमने बात की। जब किसी व्यक्ति पर सीधे आरोप लगे हों तो उसकी अपनी गवाही अक्सर सबसे महत्वपूर्ण सबूत होती है।
कानून हमेशा सर्वोत्तम साक्ष्य यानी बेस्ट एविडेंस के सिद्धांत पर जोर देता है। जो सबसे अच्छा सबूत उपलब्ध हो उसे पेश करना चाहिए। तो ये थी अशोक दुलीचंद बनाम माधवलाल दुबे मामले की कहानी। ये हमें चुनावी कानून की पेचीदगियों और सबूत पेश करने के कड़े नियमों की एक वाकई अच्छी झलक देती है। ये सिर्फ आरोप लगाने की बात नहीं है, उन्हें कानूनी तौर पर टिकने वाले सबूतों से साबित करने की चुनौती है। बिल्कुल, और ये मामला उस तनाव को भी उजागर करता है जो हमेशा चुनाव सुधार की बहसों में मौजूद रहता है। एक तरफ उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा को झूठे और ओछे हमलों से बचाने की जरूरत, हाँ, वो भी जरूरी है। और दूसरी तरफ चुनाव परिणामों को सिर्फ हवाई आरोपों के आधार पर पलटने से रोकने के लिए सबूत का एक ऊंचा मायार, एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ तय करने की जरूरत। कानून यहाँ एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये संतुलन वाकई बहुत नाजुक है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है जो 1975 के इस फैसले से हमें आज की दुनिया में लाती है। अच्छा, आज हमारे पास डीप फेक है, सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल होती फर्जी खबरें हैं, एडिटेड वीडियोस हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसी तकनीकें 1975 में स्थापित इन कानूनी सिद्धांतों को कैसे चुनौती देती हैं, खासकर जब बात किसी डिजिटल कंटेंट के झूठेपन को साबित करने की हो या फिर किसी स्क्रीनशॉट या वायरल वीडियो क्लिप की फोटोकॉपी को बतौर सबूत पेश करने की। ये बहुत प्रासंगिक सवाल है आज के दौर में। क्या हमारे मौजूदा साक्ष्य कानून इस नई डिजिटल हकीकत से, इस रियलिटी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार सोचने और शायद कानूनी सुधारों की भी जरूरत पड़ेगी।